हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं फोटो रेस्पायरेशन या हम बोलें C2 चक्कर या ग्लाइकोलेट साइकिल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट एवं बहुत अच्छा टॉपिक है। फोटो रेस्पायरेशन, प्रकाश शोषण। तो इसके बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम लिख सकते हैं दिस वर्ड गिवन बाय क्रोटलोव। एक साइंटिस्ट थे क्रोटलोव, उन्होंने ये फोटो रेस्पायरेशन शब्द दिया था। और इस फोटो रेस्पायरेशन का सर्वप्रथम अध्ययन फर्स्ट बार इसकी स्टडी की थी दो साइंटिस्ट थे, डेकर एवं डियो। उन्होंने इस फोटो रेस्पायरेशन का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। अब देखो, ये फोटो रेस्पायरेशन होता क्या है, फोटो रेस्पायरेशन किसे कहते हैं। फोटो रेस्पायरेशन का मतलब होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, फोटो यानी प्रकाश और रेस्पायरेशन यानी श्वसन। मतलब पादपों में प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वह श्वसन जिसमें कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से CO2 मुक्त होती है परंतु ऊर्जा नहीं बनती है। आपको पता है कि रेस्पायरेशन में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होने से किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है और एनर्जी बनती है। परंतु फोटो रेस्पायरेशन में एनर्जी नहीं बनती है। यानी हम फोटो रेस्पायरेशन किसे कहते हैं, हम लिख सकते हैं कि पादपों में वह श्वसन जिसमें कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन से CO2 मुक्त होती है परंतु ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। आपको पता है जो जनरल रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन से CO2 मुक्त होती है और एनर्जी मुक्त होती है। परंतु इसमें क्या होगा, CO2 मुक्त होगी परंतु एनर्जी का निर्माण नहीं होता है। आप सबको पता है किसी भी अभिक्रिया में O2 ऐड होती है तो इसके बाद में CO2 विमुक्त होती है। तो इस अभिक्रिया में O2 काम आएगी, O2 के बाद में CO2 क्या होगी, मुक्त होगी, परंतु इसमें एनर्जी नहीं बनती है। ये जो फोटो रेस्पायरेशन है ये C3 प्लांट्स में चलता है, जो C3 प्लांट्स में पाया जाता है। C3 और C4 प्लांट्स के बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जो फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में पाया जाता है, C4 प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। इसके आगे हम चर्चा करते हैं बारबर्ग प्रभाव के बारे में। बारबर्ग इफेक्ट क्या है, देखो सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे ओटो बारबर्ग, उन्होंने बताया था कि पादपों में O2 की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। मतलब आपको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि O2 प्रकाश संश्लेषण संदमक है। मतलब O2 की अधिक सांद्रता प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है, जिसको क्या बोलते हैं, बारबर्ग प्रभाव। ये सर्वप्रथम बारबर्ग ने बताया था। ओटो बारबर्ग नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि पादपों में O2 की अधिक सांद्रता प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, बारबर्ग प्रभाव, बारबर्ग इफेक्ट बोला जाता है। देखो इस O2 की सांद्रता प्रकाश संश्लेषण की दर को किस प्रकार से कम करती है। आप सबको पता है कि पादपों में एक एंजाइम पाया जाता है, C3 पादपों में रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीडेज। ये जो रुबिस्को एंजाइम होता है ये CO2 की अधिक सांद्रता पर
कार्बोक्सिलेज की भांति कार्य करता है। और जब अभिक्रिया में O2 की सांद्रता अधिक होती है तो ये ऑक्सीडेज की भांति कार्य करता है। तभी इसका पूरा नाम है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीडेज। यदि अभिक्रिया में CO2 की अधिक सांद्रता होती है तो CO2 को आपको पता है RuBP ग्रहण करेगा और उसको किस में बदल देता है, 3PGA में बदल देता है। किस में बदल देता है, 3PGA में बदल देता है। किस, रुबिस्को एंजाइम के द्वारा। यदि अभिक्रिया में O2 की अधिक सांद्रता होती है तो इस 3PGA की जगह किसका निर्माण होता है, 2PGA का निर्माण हो जाता है। 3PGA की जगह किसका निर्माण हो जाएगा, 2PGA, 2 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण हो जाता है, या हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इसको 2PGA का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं C2 चक्कर। और हम फास्फोग्लिसरिक एसिड है, इसको हम ग्लाइकोलेट भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको ग्लाइकोलेट चक्कर भी बोला जाता है। यानी O2 की अधिक सांद्रता पर जो रुबिस्को एंजाइम होता है वो रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीडेज की भांति कार्य करने लगे जाता है और वो CO2 को किस में बदल देता है, इसको 2PGA में। 3PGA की जगह किसका निर्माण होगा, 2PGA का निर्माण होता है और प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। इसीलिए अभिक्रिया में O2 प्रकाश संश्लेषण संदमक है, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर को ऑक्सीजन कम करता है। क्यों, क्योंकि जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीडेज की भांति कार्य करने लग जाता है और 3PGA की जगह 2PGA का निर्माण हो जाता है। अब ये जो फोटो रेस्पायरेशन है, इस फोटो रेस्पायरेशन में 3 सेल ऑर्गेनल्स भाग लेते हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों सेल ऑर्गेनल्स फोटो रेस्पायरेशन के अंतर्गत एक यूनिट के तौर पर कार्य करते हैं, इकाई के तौर पर कार्य करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि फोटो रेस्पायरेशन की क्रिया क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में संपन्न होती है। इस C2 जो चक्कर चलता है, या C2 चक्कर कंप्लीट किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। अब हम फोटो रेस्पायरेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि जो C2 साइकिल है वो रन कैसे होता है और इसमें किस प्रकार से 2PGA का निर्माण होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फोटो रेस्पायरेशन है वो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में संपन्न होता है। तो देखो, सर्वप्रथम जो क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट में RuBP पाया जाता है। RuBP मतलब राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये क्या करता है, जब O2 की अधिक सांद्रता होती है तो ये O2 को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और ग्रहण करके रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में है, O2 की अधिक सांद्रता है और रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाएगा। टूटकर क्या बना लेगा, फास्फोग्लाइकोलेट अम्ल का निर्माण कर लेगा। इसको फास्फोग्लाइकोलेट अम्ल भी बोलते हैं। और किसका निर्माण करेगा, फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2PGA और 3PGA का निर्माण कर लेता है। या हम जो 2 कार्बनिक फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है उसको हम फास्फोग्लाइकोलेट भी बोल सकते हैं। तो 2PGA और 3PGA का निर्माण कर लेता है। जैसा कि आपको पता है RuBP में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। तो ये टूटकर 2 कार्बन तो किस में आएंगे, फास्फोग्लाइकोलेट में, और 3 कार्बन किस में आ गए, फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण कर लेता है। अब हम RuBP के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, मतलब यानी कि 2 अणु। RuBP के कितने अणु लेंगे, 2 अणु। तो फास्फोग्लाइकोलेट अम्ल के भी कितने अणु बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। और फास्फोग्लिसरिक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि अपने पास टोटल कार्बन कितने हो गए, 10, जिससे 6 कार्बन तो यहां काम हो गए, मतलब 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बने तो कितने कार्बन हुए, 6 कार्बन। और 4 कार्बन यहाँ कि फास्फोग्लाइकोलेट अम्ल के कितने मॉलिक्यूल्स बने, 2 अणु, तो 4 कार्बन यहाँ बन जाते हैं। अब ये 6 कार्बन से तो 3PGA बन गया और ये 3PGA C3 चक्कर में जाकर ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। C3 चक्कर में जाके किसका निर्माण कर लेगा, ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। बट ये जो 4 कार्बन है
एक प्रकार से यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है। मतलब ये जो 4 कार्बन है, फास्फोग्लाइकोलेट अम्ल के कितने मॉलिक्यूल्स बने? 2 मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन होते हैं? 2। तो दोनों में कितने? 4 मॉलिक्यूल्स एक तरह से वेस्ट क्या है? मटेरियल है। अब इस वेस्ट मटेरियल का ज्यादा से ज्यादा मतलब इसका यूज करने के लिए C2 चक्कर चलता है। भाई इसमें से जो 4 कार्बन है, इसमें से अधिकांश कार्बनों का क्या कर लिया जाए? यूज कर लिया जाए। यहाँ पे 4 कार्बन है, इसमें से अधिकांश कार्बन का क्या कर लिया जाए? यूज कर लिया जाए। आप इस अभिक्रिया में देखोगे कि इन 4 कार्बनों से एक कार्बन यहाँ पे CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है, बाकी देखो यहाँ पे 3 कार्बन 3PGA के रूप में वापस आ जाते हैं। यानी 75% कार्बन का वापस यूज कर लिया जाता है। किसके माध्यम से? C2 चक्र के माध्यम से। यहाँ पे जो 4 कार्बन एक तरह से वेस्ट मटेरियल है। अब इन 4 कार्बनों का ज्यादा से ज्यादा मतलब यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए C2 साइकिल और रन होता है। तो देखो जो ये क्रिया किसमें हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। अब ये जो फास्फोग्लाइकोलेट एसिड बना है, फास्फोग्लाइकोलेट के 2 अम्ल बने हैं, ये क्या करेगा? इससे जो फास्फोरस है, फास्फेट वो बाहर हो जाएगा और बाहर होके किस में बदल जाएगा? ग्लाइकोलेट में बदल जाएगा। फास्फोरस के दोनों क्या हो गए? बाहर हो गए। देखो मैंने लिखा है 2IP, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो गए? बाहर हो गए और बाहर होके किस में बदल गया? ग्लाइकोलेट में बदल जाता है। आपको पता है फास्फोग्लाइकोलेट में फास्फोरस को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? ग्लाइकोलेट। और एंजाइम कौन सा काम आएगा? फास्फेटेज। फास्फेटेज को बाहर निकालने का कौन सा एंजाइम काम आएगा? फास्फेटेज एंजाइम कार्य होता है। तो ग्लाइकोलेट का निर्माण हो गया। ग्लाइकोलेट के भी कितने बने? दोनों 2 मॉलिक्यूल्स बने। और ध्यान रखना ग्लाइकोलेट भी 2 कार्बन युक्त होता है। कितने कार्बन युक्त होता है? 2 कार्बन। अब ये जो ग्लाइकोलेट है क्लोरोप्लास्ट से परऑक्सीसोम में मूव करता है। ग्लाइकोलेट क्या किया? क्लोरोप्लास्ट से किसमें मूव किया? परऑक्सीसोम में मूव करता है। और ये परऑक्सीसोम में ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होता है। ग्लाइकोलेट का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन होता है और ये किस में बदल जाता है? ग्लाइऑक्सिलेट में बदल जाता है, ग्लाइऑक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ग्लाइकोलेट का ऑक्सीडेशन हुआ किसमें? किसमें? ग्लाइऑक्सिलेट में। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम की, ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। इस अभिक्रिया में महत्वपूर्ण यौगिक का निर्माण होता है। ऑक्सीडेशन हुआ है तो महत्वपूर्ण यौगिक का निर्माण होता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। मैंने लिखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। और जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सांद्रता अधिक हो जाती है तो यह O2 और जल के रूप में संग्रहित रहता है। देखो 2H2O प्लस O2। और एंजाइम यहाँ पे कौन सा काम आएगा? केटेलेज। मतलब इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, हाइड्रोजन पेरोक्स, ये मैं इधर लिख देता हूँ, केटेलेज। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2 और O2 में ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम काम आएगा? केटेलेज। अब ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है इसमें क्या होगा? एक एमीन समूह ऐड होगा। एक एमीन समूह इसमें क्या हुआ? इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बने, दोनों। देखो सबके हम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। इसमें एक एमीन समूह NH2, NH2 क्या हुआ? ऐड हुआ और ऐड होके किसमें बदल गया? ग्लाइसिन में। जो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर वाला एमिनो एसिड है ग्लाइसिन, आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये ग्लाइसिन में बदल जाता है। इसमें एक एमीन समूह, ये ऑलरेडी अम्ल था, एक एमीन समूह इसमें ऐड हुआ तो क्या बदल गया? एमिनो अम्ल। कौन सा एमिनो अम्ल? ग्लाइसिन। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम आएगा? ट्रांस एमिनेज। अब ये जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन क्या करता है? परऑक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर जाता है। किसमें मूव कर गया? ये परऑक्सीसोम था, परऑक्सीसोम से कहां मूव कर गया? माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करता है तो इससे एक अमोनिया बाहर निकल जाती है और इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ग्लाइसिन का क्या होगा? इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स थे, दोनों। अब इसका क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलीकरण। मैं यहां लिख देता हूं, डीकार्बोक्सिलीकरण। तो इसका डीकार्बोक्सिलीकरण होता है तो इससे एक CO2 क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और इस ग्लाइसिन का डीकार्बोक्सिलीकरण से एक और एमिनो एसिड बनता है जिसको बोलते हैं सेरीन। सेरीन का निर्माण होता है। और ध्यान रखना ग्लाइसिन 2 कार्बन युक्त होता है और सेरीन क्या होता है? 3 कार्बन युक्त होता है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा समझने की चीजें समझना। यहाँ पे अपने पास कितने कार्बन थे?
4 कार्बन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स थे। एक मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन होते हैं? 2। तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 4 कार्बन। एक कार्बन क्या हो गया? बाहर हो गया CO2 के रूप में। एक कार्बन क्या हो गया? बाहर हो गया। तो ये एक सेरीन होता है, वो 3 कार्बन युक्त होता है, और सेरीन का बनता है एक मॉलिक्यूल, एक अणु। सेरीन का कितना मॉलिक्यूल बड़ा? एक अणु का निर्माण होता है। सेरीन के एक अणु का निर्माण समझने की कोशिश करना। हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन थे? 4 कार्बन थे, 2 मॉलिक्यूल थे ग्लाइसिन के। एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर हो गया, इसका डिकार्बोक्सिलीकरण हो गया ग्लाइसिन का। तो अपने पास कितने कार्बन बचे? 3। कितने कार्बन बचे? इसका डी का। और यहाँ पे एक और क्रिया होती है, जो NAD है, उस NAD का NADH2 में, NAD का NADH2 में अपचयन होता है, और यहाँ पे एक एमीन समूह अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाता है। देखो अपने पास कितने एमीन समूह थे? ग्लाइसिन के कितने अणु थे? 2। एक एमीन समूह अमोनिया के रूप में क्या हो गया? बाहर निकल गया NH3 के पास, और एक सेरीन के रूप में हमारे पास बच गया। 2 अमीनो एसिड थे अपने पास, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है। एक एमीन समूह अमोनिया के रूप में बाहर हो गया, और एक एमीन समूह सेरीन के रूप में अपने पास बचे जाता है। तत्पश्चात ये सेरीन क्या करेगा? इस सेरीन तत्पश्चात वापस माइटोकॉन्ड्रिया से परऑक्सीसोम में मूव करता है। वापस माइटोकॉन्ड्रिया से किससे मूव करेगा? परऑक्सीसोम में मूव करता है, और यहां पर इससे NH2 एमीन समूह बाहर हो जाता है, और ये बदल जाता है किसमें? हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। ये भी एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ही था, इसका भी एक मॉलिक्यूल है, और ये किसमें चेंज हो जाता है? हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में चेंज हो जाता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? डीएमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, मतलब एमीन समूह को बाहर किया जाता है। और यही जो एमीन समूह NH2, यह हमें ग्लाइसिन बनाता है, ये यहाँ काम आता है। ये जो NH2 है, ये ग्लाइओक्सिलेट से ग्लाइसिन बनाने में काम आता है, जो मुक्त हुआ है ना ये। तत्पश्चात हाइड्रोक्सी जो पाइरुवेट होता है, ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट किसमें चेंज होता है? ग्लिसरिक अम्ल में चेंज हो जाता है। 3 कार्बन युक्त ग्लिसरिक अम्ल में चेंज हो जाता है। और इस अभिक्रिया में जो पीछे देखो यहाँ पे NADH2 का निर्माण हुआ था, इस NADH2 का वापस NAD में ऑक्सीकरण हो जाता है। तत्पश्चात ये जो ग्लिसरिक अम्ल है, ये ग्लिसरिक अम्ल परऑक्सीसोम से क्लोरोप्लास्ट में मूव करता है। परऑक्सीसोम में किसने मूव किया? क्लोरोप्लास्ट में मूव करता है, और यहाँ पे ये ATP से क्रिया करके, किससे क्रिया करेगा? ATP से क्रिया करके 3PGA में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ATP से क्रिया करके 3PGA में बदल जाता है, और जो एंजाइम काम आता है वो काइनेज, और ATP टूटकर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल जाती है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान रखने की क्या बात है, अपने पास यहाँ पे कितने वेस्ट कार्बन थे? 4 कार्बन थे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे। एक मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन होते हैं? 2। तो 4 कार्बन थे। 4 कार्बन से हमने C2 चक्र के माध्यम से 3 कार्बन वापस प्राप्त कर लिए। 3 कार्बन क्या कर लिए? वापस प्राप्त कर लिए। 3PGA का एक मॉलिक्यूल बना लिया, इसका मतलब 3 कार्बन, और एक कार्बन CO2 के रूप में क्या होता है? बाहर जाता है इस चक्कर से। सिर्फ 4 में से कितना? एक CO2 के रूप में देखो बाहर हुआ है, बाकी 3 कार्बन, ये सब 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन प्राप्त कर लिए हैं हमने, और ये 3PGA C3 चक्र के माध्यम से ग्लूकोज में बदले जाता है। C3 चक्र के माध्यम से किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदले जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो उनको आगे से आगे शेयर करें। अच्छी चीज़ को आगे फैला देना चाहिए, आगे से आगे शेयर करें। और इन वीडियोस का फीडबैक हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।